देखिए मान लीजिए ये हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी को E2 बोल रहे हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं E2 मतलब E1 मतलब हो जाएगा एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल और E2 हो जाएगा एनर्जी ऑफ E1 मतलब हो जाएगा एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल और E2 एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, E1 क्या जाएगा एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये लोअर एनर्जी लेवल और ये हायर एनर्जी लेवल। अब मान लीजिए E2 की वैल्यू समझने के लिए 50 है और E1 ये मैं नॉर्मल वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल वैल्यू लिख रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इलेक्ट्रॉन E1 से E2 गया, मतलब E1 एनर्जी वाले ऑर्बिट से E2 एनर्जी वाले ऑर्बिट में गया, तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो आप क्या बोलेंगे? 40 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ 10 जूल एनर्जी, यहाँ 50 है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना एब्जॉर्ब करेगा? 40 जूल एब्जॉर्ब करेगा। फिर मान लीजिए मैं ऐसा पूछता हूँ कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर आया तो कितना एमिट करेगा? तो भी आप क्या बोलेंगे? 40 जूल एमिट करेगा। ठीक, अब मैं यहां पर समझने के लिए तो मैं यहां पर क्या किया हूं, प्लस और माइनस साइन लगा दिया हूं। पर जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एमिट करेगा, तो एमिट करेगा बोल रहा हूं, इसका मतलब यही है कि वो माइनस है। तो एमिट करेगा बोलूंगा तो उसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, और एब्जॉर्ब करेगा बोलूंगा तो उसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, चाहे यहां से यहां जाए, मतलब E1 से E2 में जाए या E2 से E1 में जाए, आप डिफरेंस निकालने के लिए E2 माइनस E1 कीजिए। क्या माइनस क्या? E2 माइनस E1। ठीक, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1। भाई मैंने पूछा यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 है, यहाँ 20, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 40 जूल लगेगी। मैं प्लस 40 लगेगी थोड़ी बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कितना लूज करेगा? तो 40 जूल लूज करेगा। माइनस 40 जूल लूज करेगा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लूज या गेन लिख दे तो उसमें माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, फिर केवल डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक, तो दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस निकालना है, हायर एनर्जी और हायर एनर्जी लोअर एनर्जी के बीच में, तो ये इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं E2 E1 क्या लिख चुका हूँ? E1 हायर एनर्जी लेवल E2 हो गया और लोअर एनर्जी लेवल E1 हो गया। अब इसी को देखिए आप लोग, अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहा हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पहले लिख चुके हैं, -2π² m⁴ n2² h2² और z² माइनस ny² h² z²। तो -2π² m⁴ z² n² h²। ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2π² m⁴ n² h² और z²। ये प्लस वाले किधर, माइनस वाले किधर कर देता हूं। क्या क्या समझ में आ रहा है ना? देखिए पहली बात, ये माइनस क्या लगा है? एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस, इसलिए माइनस लगा है दोनों जगह, और ये माइनस डिफरेंस के लिए। प्लस वाले किधर कर देता हूँ, माइनस वाले किधर कर देता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं? E2 और E1 का डिफरेंस निकाल रहे हैं। 2π² m⁴ n² h² z²। ये पूरा का मैं इधर लिख दिया ना, 2π² m⁴ n2² h² और z²। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, 2π² m⁴ और h²। ये कॉमन हो गया, ये 2π² m⁴ दोनों में h² कॉमन हो गया, इधर बच गया 1/n1² और 1/n2²। और दोनों जगह कॉमन चीज और क्या हो गया? z। z इसलिए अलग लिखा मैं क्योंकि कुछ आइटम जैसे हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, गायब भी हो जाएगा फॉर्मूले में। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये वही कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो हम पहले किए थे, जो हम पहले पढ़े थे, ये वही कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, पहले पढ़े थे मतलब अभी जो नहीं लिखे थे 13.6, वो सब वही वैल्यूज यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब अगर इसको मैं k मान लेता हूं,
ठीक है। अगर इसको मैं के माने तो कुछ बुक में RH लिख दिया है, RH एक्चुअल में रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट दूसरा एक फार्मूला आएगा वहां पर रेडबर्ग कांस्टेंट उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको के लिख दिया हूं, के की वैल्यूज क्या है देख लीजिए, के की वैल्यूज वही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, अगर जूल में लिखेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, और अगर 1312 लेंगे तो किलो जूल पर मोल, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए जो वैल्यूज थी वही वैल्यूज यहाँ पर भी ओके की जगह में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब आप मान लीजिए अब हम लोग नॉर्मली इसको यूज करते हैं, बोला मैं, अब आपको ऐसा यूनिट में सॉल्व करना तो ये याद है, ये वाला बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो ये मैं पूरा फार्मूला आपको डिराइव करके बताया 2π² m⁴ n² s²। अब ये क्या हुआ, सेकंड ऑर्बिट के लिए, हायर ऑर्बिट के लिए 2 लिख दिया, लोअर के लिए 1, माइनस माइनस प्लस वाला इधर आ गया, पहले माइनस माइनस प्लस, माइनस वाले प्लस को इधर कर लिया, फिर इसको इधर कर लिया, ठीक है। 2π² m⁴। अब इसमें जो कॉमन था कॉमन निकालिए, 1/2π² m⁴ z² h² इधर 1/n1² माइनस 1/n2। ये पूरा एक कांस्टेंट, इसको के बोल दिया, के की ये वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, थोड़ा दिमाग लगा के, बहुत सरल है पर इसको समझना जरूरी है, और समझने के लिए टीचर की बात सुनना जरूरी है, ठीक है। बुक में या तो ये दिया नहीं जाएगा या देगा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और बच्चों को नहीं समझ में आता इसलिए हम लोग हैं, तभी तो हमारा पेट पलेगा, ठीक। अब समझिए, देखिए क्या है, मान लीजिए अगर मेरे से पूछा जा रहा है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो Z की वैल्यू 1 लिख दें। कहां से इलेक्ट्रॉन को लेता है, K की वैल्यू मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं 13.6, है ना। कहां से कहां ले जाना, फर्स्ट से फिफ्थ में ले जाना है, तो N1 हो जाएगा 1 और N2 हो जाएगा फिफ्थ, और हाइड्रोजन एटम के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पहले से पांचवें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। इसी में ऐसा भी पूछ सकता था पहले और पांचवें के बीच कितना गैप है, तो उसका भी आंसर वही होता। समझने के लिए हम लोग सरल करने के लिए लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 और यहाँ 50 है, तो मैं बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप बोलेंगे 40 जूल एनर्जी लगेगी, मान लीजिए जूल में है तो, ठीक। अब मैं पूछता हूँ यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो आप बोलेंगे 40 जूल। और मैं अगर ये पूछता हूँ कि यहाँ से पहले और पांचवें ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप क्या, तो भी तो आप वही बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। अगर वो लोअर टू हायर में जाएगा तो उतनी एनर्जी गेन करके जाएगा जितना एनर्जी डिफरेंस है, और हायर टू लोअर में आएगा तो उतनी एनर्जी लूज करके जाएगा जितना कि दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जाना कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अब अपने क्या है, किसी भी एटम के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कि किन्हीं भी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, ऐसा पूछेगा। जैसा मान लीजिए बोला कि दूसरे और पांचवें ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो N1 2 लिख दूंगा, N2 5 लिख दूंगा, तो दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा। या अगर अपने से ये पूछता है कि दूसरे से पांचवें में जाएंगे तो कितनी एनर्जी वाली लाइट लगेगी, तो भी आप यही फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, एक बात हमारे दिमाग में घूम रही है, सर अभी तक जब से हम पैदा हुए हैं सर तब से हम यही पढ़े हैं कि हाइड्रोजन एटम के पास एक ऑर्बिट होता है सर, और आप 1 से 5 पहुंचा दिए, 2 से 5 पहुंचा दिए, ऐसा कैसे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये चीज समझ में आएगी जब मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, जिसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में आपको वही बताऊंगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग, और उसको पढ़ते समय आपके दिमाग में जितने भी प्रश्न आए वो सब आप प्रश्न नोट कीजिए और मुझसे पूछिए, तब आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप सुन के खत्म कर दे और आपके दिमाग में कोई प्रश्न मन में ही रह जा रहा है तो आपको नहीं समझ में आने वाला। आपके दिमाग में कुछ भी प्रश्न आ रहा है अपने दिमाग में मत रखे, उसको पूछिए, तब आप क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको एनर्जी से रिलेटेड ये बात बता दिया। अब इसी में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।